Welcome to this next session of English grammar to all of you present here. Today just I'm going to start the basics of the grammar. So before we go for the start of the basics of grammar, let us know what are the parts of English version. That is the semantics, then syntax, then phonetics, then linguistic. Let us first know all the four things. What are these things? What is semantics? What is syntax? What is phonetics? And what is linguistic? Semantics is the study of words and phrases. Semantic is the study of words and phrases. The study of words and phrases, when we learn about these words and phrases, then it is called semantic. Syntax, the study of grammar. The study of grammar is called syntax. Okay? And phonetics is what? The study of how to speak, the study of speech. The study of speech is known as the phonetics. When we speak something else, English and whatever words we utter, so how to pronounce a word, the knowledge of this pronunciation is called phonetics. Okay, and in phonetics, when we will go for the study of phonetics, then we will divide consonant and vowels. How many vowels are there? In phonetics, there are 44 vowels, 22 vowels and 20 vowels and 22 consonants are there in English. Phonetics, but in English alphabet there are 26 letters. English alphabet में सिर्फ 26 लेटर्स हैं, लेकिन जब phonetics के बारे में पढ़ाएंगे आपको तो इसमें भी consonant and phonetic ये vowels हैं, तो इसमें vowels 20 हैं और consonant 22 है. ठीक है, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको. और phonetics में जब वॉवेल्स में 20 है तो 12 जो है आपको सिंपल वॉवेल्स हैं, फिर 8 फोनेटिक्स है, 8 डिप्थोंग है. फिर डिप्थोंग में क्या है? सिंपल वॉवेल में फ्रंट वॉवेल है, बैक वॉवेल है. वो फोनेटिक्स का बहुत लंबा चैप्टर है, उसको हम विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड लिंग्विस्टिक इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट. भाषा का विशेष स्टडी या अध्ययन को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं. भाषा की कि एक भाषा जो है कैसे डेवलप किया, कैसे इम्प्रूव किया, उसके स्टडी को हम स्पेसिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. तो ये चार चीज़ें हमारी अंग्रेजी को डेवलप करती हैं. और विदाउट नोइंग ग्रामर वी कैन नॉट गो अहेड. वी कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. So while speaking English fluently, no need to speak according to grammar. But out of grammar, you cannot go anywhere else speak, even despite speaking in English fluently. इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के बावजूद भी आप ग्रामर से बाहर जाकर के आप नहीं बात कर सकती हैं. ठीक है, तो आपको ग्रामर एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू लर्न. आपको सीखना पड़ेगा. तो जब ग्रामर हम सीखते हैं तो यहाँ सेमेंटिक माने स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हमें वर्ड्स को जानना होगा. यहीं से हम अपनी बात को शुरू करेंगे कि वर्ड्स किसको कहते हैं, उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसके बाद घुस जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि इतना लंबा डिटेल्स अभी फिलहाल हम जाएंगे नहीं, ग्रामर फिर उसके बाद आ जाएंगे. तो यहाँ पर आप लोग उतार लिए, इसको उतार लिया. चलिए, तो हम यहाँ पर सेमेंटिक्स जो बोले हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. सेमेंटिक्स में स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. वर्ड्स किसको कहते हैं, फ्रेज किसको कहते हैं, ये हमको जानना पड़ेगा. सबसे पहले वर्ड्स क्या है, बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंग is called word. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर मीनिंग अगर नहीं है then it may not called as a word. As for example, PEN, ये 3 लेटर्स हैं, इसका एक ग्रुप हुआ. पेन माने कलम हो जाता है, इट इज अ वर्ड. लेकिन इसी को हम करते हैं EPN. सेम लेटर्स आर देयर आल्सो एंड हियर.
but there is misarrangement of the words letters, so there is no meaning of this collection of letters, and this collection of letters gives the meaning pen. Pen means kalam, so this is called word. So what is word? If someone asks, then a group of letter that forms a meaning is called word. मतलब शब्दों का एक समूह जिससे एक अर्थ का पता चलता है, बोध होता है, हम उसको शब्द कहते हैं या वर्ड कहते हैं, लफ्ज कहते हैं, ठीक है। और फ्रेज क्या है? फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। एक माने हिस्सा को फ्रेज किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। सेंटेंस के एक हिस्से को, एक भाग को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे आई हैव बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट, द फ्रॉम द मार्केट एक फ्रेज हो गया एक तरह से, पार्ट। इट इज नॉट अ फ्रेज, इज नॉट अ सेंटेंस बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह दिमाग में रखिएगा, ये एक सेंटेंस नहीं होता है बल्कि एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। तो व्हेन वी हैव लर्न अबाउट वर्ड्स, जब हम वर्ड्स के बारे में समझ गए तो वर्ड्स के साथ ही बात आ जाती है सेंटेंस का। सेंटेंस वाक्य हिंदी में कहते हैं, उर्दू में जुमला कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस जिस तरह से हमने अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहा है, शब्दों का, अक्षरों का एक समूह जो है वर्ड कहा जाता है, जो एक मीनिंग देता है, उसी तरह से सेंटेंस किसे कहा जाता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस का बिल्कुल ठीक इसी तरह से आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms या gives a meaning, which gives a meaning is called sentence. So what the explanation we have given in regard to the word, same is the sentence. यहां पर letters आ गया, यहां पर words आ गया, आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। A group of words which gives a meaning is called सेंटेंस, या विच गिव्स अ सेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मीनिंग की जगह पर हम सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक अर्थ का पता चलता है, उसे हम एक वाक्य कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो, और द सेम सेंटेंस, अ मैंगो राम ईट्स। So this is the meaning is known. A mango Ram eats, but this is not the formation of a sentence. This is the formation of a sentence. Question arises here. एक सवाल, प्रश्न यही उठ जाता है कि मीनिंग तो सर समझ में आ ही जा रही है कि एक काम राम खाता है, ठीक है, और राम ये काम खाता है, मीनिंग तो समझ में आ जाती है। तो दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज नॉट अ सेंटेंस। व्हाई? व्हेन वी स्पीक, अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंग देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, और दोनों को पढ़ने से हमको मीनिंग समझ में आ जा रही है, तो इसलिए दोनों ही सेंटेंस हो सकता है आपका सेंटेंस में यहाँ इसके हिसाब से। लेकिन इन माय व्यू दिस इज दिस फर्स्ट वन इज द सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो अब सवाल यहीं पर एक प्रश्न उठ जाएगा कि सेंटेंस तो मीनिंग देने के लिए आपने बताया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लग जाता है कि व्हाट टू डू टू फॉर्म ए सेंटेंस। एक वाक्य बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जनरली या आमतौर से, ये साधारणतः ये हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस जब फॉर्म किया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट आता है। एक सेंटेंस फॉर्म करने में एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। बट फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस नीड्स ऑल दीज थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ये जनरल जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओनली वन वर्ड मे ऑल्सो फॉर्म ए सेंटेंस, ओनली वन वर्ड मे ऑल्सो फॉर्म ए सेंटेंस। एक शब्द भी एक वाक्य बना सकता है। अब यहां प्रश्न उठेगा कैसे,
एक शब्द भी एक वाक्य बना सकता है, या एक होता है, एक वाक्य होता है, एक जुमला होता है, एक सेंटेंस होता है। कैसे? तो अब यहां पर बात जान लीजिए कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए रूल यह है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक वर्ड भी फॉर्म करेगा सेंटेंस, तो अब यहां देखना होगा कि इस तीनों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो वर्ड को फॉर्म करेगा। तो आउट ऑफ दिस थ्री वर्ड्स दिस वर्ब इज द ओनली वर्ड विच कैन फॉर्म अ सेंटेंस टू। अगर हमने कहा कि गो, दिस इज ए सेंटेंस। अगर हम कहते हैं कि ही आई गो, दिस इज ऑल्सो सेंटेंस। मैं जाता हूं, तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। क्लियर? तो आप बच्चों को बताएंगे अगर, तो ये बता सकते हैं कि एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। ये आपका अकॉर्डिंग टू रूल है जो बताया जाता है। और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तब भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर हो तब भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी वन वर्ड में फॉर्म अ सेंटेंस। गो, गो मीन्स, इसका मतलब होता है आई गो का मतलब मैं जाता हूं। लेकिन अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहां से हटा दे रहे हैं इसको, चलिए हटा दिया हमने, अब हटा दिया तो गो हो गया। अब यहां आई लगा हुआ तो मैं जाता हूं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? वर्ब वन इज देयर, वर्ब वन इज देयर, ठीक है। तो मैं जाता हूं, क्लियर मीनिंग हो गया। लेकिन अब इसको सब्जेक्ट हमने हटा दिया, तो अब क्या होगा? अब क्या बोलेंगे? अगर आप बोलेंगे मैं जाता हूं, तो बगल वाला बोलेगा वह जाती है, तब तो गलत हो गई है। तो अब इसका मानी कैसे लेंगे आप बताएंगे कि एक वर्ब भी एक सेंटेंस फॉर्म कर सकता है, एक फॉर्म है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बता सकते हैं आप? आई गो तो बता दिया आपने बहुत आसानी से, मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, जो भी हो, सिंगुलर मेल एंड फीमेल में। लेकिन हमने आई को हटा दिया। अब बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी में क्या होगा? अब इसका मानी ये हो जाएगा जाओ, जाओ। तो जब जाओ मैंने कहा तो बोलोगे ये कौन सा सेंटेंस हो गया? लेकिन ये सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस हो गया ये मैं आपको अभी लिख दूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जहन में बात रखिए, इस पर मैं अभी आ जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा। गो का मतलब जाओ, प्लग माने तोड़ो, रन अवे भागो, यहां से भागो। ही आई रन अवे, मैं भागता हूं, मैं भाग रहा हूं। रन अवे, भागो यहां से। तो ये जो भागो, जाओ, ओ, हिंदी में जो ओ शब्द आ रहा है, ये ओ शब्द आने से वो सेंटेंस इंपेरेटिव हो जाता है। जाओ, खाओ, बुलाओ, आओ, देखो, ओ, ये ओ शब्द जब आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब वो सेंटेंस इंपेरेटिव में जाएगा। तोड़ो, देखिए आप आ रहा है, कोई भी सेंटेंस, कोई वर्ड बोलिए आप, देखिए उसमें ओ शब्द आएगा। तो जब ओ शब्द आ जाएगा, इसका मतलब कि ये वर्ब है लेकिन एक सेंटेंस। अब इंपेरेटिव की जब हम बात बता रहे हैं, जब काइंड ऑफ सेंटेंस में आएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन चलते चलाते बात निकली है तो यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्ट या प्रारंभ जो होता है वो वर्ब से होता है, मेन वर्ब से होता है, और ऑब्जेक्ट रहे तब भी ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक। जैसे ये देखिए, प्लग माने तोड़ो, ओ, फिर यहां आ गया ओ, तोड़ो। तो ये एक सेंटेंस है। इफ आई से प्लग अ मैंगो, तो मैंने कहा एक आम तोड़ो, तो यहां पर जो वर्ब है ना, जो हम एड्रेसिंग वर्ड कर रहे हैं, तोड़ो, जाओ, बुलाओ, खाओ, तो इसका मतलब आई स्पीक टू समवन एल्स, मैं किसी को बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसको जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसको एड्रेस करता है वो सेकंड पर्सन होता है। जिसके बारे में कहेगा, मेरे अगर एब्सेंट है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन तीन तरह का होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो एक वर्ब अगर है, एक वर्ब अगर, तो वो भी एक सेंटेंस है, ठीक है। और उसमें ओ का मानी हिंदी में आएगा। रीड माने पढ़ो, रीड माने पढ़ो, इट माने खाओ, नहीं बोलते खाओ, अपने बच्चों को बोलते, छोटे भाई बहनों को खाओ, बैठो, सो, देखो, ओ। तो ओ आने का मतलब हो गया कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव में घुस गया, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, जो आरंभ होती है, वो मेन वर्ब से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट पर जाकर के समापन होता है, उसका इख्तिताम होता है, खत्म हो जाता है, ये इंपेरेटिव हो जाता है। तो अभी जो सेंटेंस की हम बात बोल रहे थे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a sense या which gives a meaning is called a sentence। इन लिखवाए अभी
कि शब्दों का एक समूह जिससे एक अर्थ का बोध होता है, एक मानी का समझ में आता है, जानकारी होती है, उसे वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो उस हिसाब से आपका प्रश्न यह उठेगा कि सर यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड है गो। आपका सवाल तो एक सही होगा और उठना भी चाहिए। तो गो आपका सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, और दैट इज द ओनली वन सब्जेक्ट, दैट हिडन सब्जेक्ट इज द यू। हम जिसको बोलते हैं जाओ, इसका मतलब तुम जाओ, यही बोलना हम चाहते हैं। खाओ यानी कि तुम खाओ उसको, बोलो यानी तुम बोलो उसको, ये मतलब तो यू हिडन होता है। तो यहाँ फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंस आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया। तो इसलिए एक वर्ब भी जो है एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, करता भी है। इन जनरल सेंस आप समझ लीजिए कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता को कहते हैं, डूअर को। जब कोई काम करने वाला होता है, जो करने वाला होता है, डूअर, ये डूअर है, कर्ता, ठीक है। जो कर्ता होगा सेंटेंस में, कर्ता को डू सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो क्रिया होता है, जो वर्क किया जाता है, क्रिया, वो हो जाता है वर्ब, क्रिया। और कारक उसको कहते हैं जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है उसको कारक कहते हैं। तो कर्ता, क्रिया, कारक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कारक, ठीक है ना। अब जैसे क्रिया क्या है, कर्ता कहां रहेगा, या ये कर्ता और क्रिया है ना, ये कारक, ये कर्ता हुआ, ये कारक हुआ। यहां पर कौन सा वर्ड रहेगा, जब मैं ग्रामर में आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और वर्ब को आसानी के लिए, आपको मेरी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि किसी वर्ड को कैसे समझेंगे आप वर्ब है, कैसे समझेंगे कि आप नाउन है, कैसे समझेंगे कि ये एडवर्ब है। ये इसके लिए एकदम बिल्कुल आपको टेक्निक बता देते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना आ जाता है वो वर्ब हो जाता है। अब पढ़ करके देख लीजिए। बोलना, चलना, खाना, पीना, देखना, सोना, जागना, हंसना, रोना, बोलना, जागना, सब ना। तो जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाता है वो शब्द वर्ब होता है। गो मैंने जाना, ना आ गया, तो ये आपको मैंने वर्ब के बारे में आ गया कि वर्ब पहचानेंगे। इसके अलावा जब कोई हिंदी वाक्य हम अगर अनुवाद करेंगे तो हिंदी शब्द के अंत में ई अगर आ जाता है, ई, खुशी है, कामयाबी, बहादुरी, आ रहा है ना, ई नहीं आ रहा है, बधाई है ना, खूबसूरती है ना, तो ई हिंदी शब्द के अंत में आ जाएगा तो वो नाउन कहलाता है। अभी नाउन में जब आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप डिटेल्स आपको कर देंगे। मैंने ये हल्का सा टिप्स, हमने टिप्पणी दी आपको, ठीक है ना। तो अभी हम सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, इस पर अब डिस्कस करने से फिर मामला भाग जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो एक सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जो एक मानी देता हो, एक अर्थ देता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्लस कॉम्प्लीमेंट्स रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स किसको कहते हैं ये हमको जान लेना होगा। कॉम्प्लीमेंट्स उन शब्दों, दैट इज अ फ्रेज, वो फ्रेज है कि ऐसे शब्द जिसका वाक्य में नहीं भी आने से मीनिंग या अर्थ पूरा हो जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्स कहलाता है। अगर आ गया तो और क्लियर करता है। जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं, ही बॉट अ मैंगो फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से एक आम खरीदा। आप देखिए गौर से, करने वाला ही है, ये सब्जेक्ट हो गया, जो काम किया है खरीदने का ये वर्ब हो गया, जिस चीज को खरीदा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, हुआ। तो एक सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां तक अगर हमने कहा तो मीनिंग तो क्लियर है, उसने एक आम खरीदा। अब अगर बोला जाए कि कहां से खरीदा, तो ये मीनिंग और क्लियर हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है वो सेंटेंस में मीनिंग को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाजार से उसने एक आम खरीदा, अगर हम उसी में बोलते हैं कि ही बॉट अ मैंगो फ्रॉम द मार्केट टुडे, आज, और क्लियर हो गया कब खरीदा।
एट 5 PM और क्लियर हो गया? नहीं हो गया? मतलब ये यहां तक मीनिंग क्लियर है सेंटेंस का। और अब इसके बाद से जो हम जा रहे हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि सेंटेंस के मीनिंग को और स्पष्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अगर यहां बोल दे फॉर मी, मेरे लिए, और क्लियर हो गया। उसने एक आम खरीदा बाजार से आज शाम को 5 बजे मेरे लिए, तो ये बाजार से आज शाम को 5 बजे मेरे लिए, ये क्लियरेंस दे रहा है, स्पष्ट कर रहा है उस सेंटेंस को। इसमें जो क्रिया हुआ है, जो काम हुआ है खरीदने का, ये स्पष्टता है इसकी, माने ये स्पष्ट कर दे रहा है, वाजा कर दे रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करके क्लियर कर दे रहा है। तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम जो आ सकता है वो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब रह करके भी एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूं, सेंटेंस कंप्लीट है। और आपके समझाने के लिए बच्चों को अगर किसी तरह से सवाल पूछ दे तो आप बोल सकते हैं कि एक वर्ब भी एक सेंटेंस रहता है। वो आप एग्जांपल दे करके बता सकते हैं। लड़का क्वेश्चन कर देगा कैसे रहता है, तो आप बता सकते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में है। अब वो सवाल आपसे करेगा इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा। तो अभी हम बताए नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड सीख लिए, सेंटेंस सीख लिए, ठीक है। और इसके बाद अब जब आएंगे तो कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस हैं, वो सिर्फ लिख लीजिए, उसके बाद खत्म कर देंगे क्योंकि 6 बज रहा है, 6 बज रहा है ना। बस सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे आपको। अब ग्रामर का भी तब पूरा जब फुल फॉर्म में घुसेंगे ना, तब आपको और डिटेल समझ में आएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, imperative, and 5th optative. These are the 5 types of sentences, and the whole English centers around all these 5 sentences: assertive, interrogative, exclamatory, imperative and optative sentences. ये 5 तरह के sentences आपको इंग्लिश में आते हैं, और इन 5 से ही पूरी अंग्रेजी साहित्य बोल सकते, इंग्लिश लिटरेचर जो है, या एनी अदर लिटरेचर जो भी है, वेरीवर वी कैन गो एक्सेप्ट अरबिक लिटरेचर। अरबिक लिटरेचर में इतने प्रकार के सेंटेंस नहीं, अलग होते हैं, उसका अरबी का अलग एक ग्रामर है, ठीक है। तो अरबिक ग्रामर का बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस का डेफिनेशन दे करके ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन कर जाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान है एकदम, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको समझना आसान है। स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नॉन स्टैटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, 2 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइड कर सकते हैं। टोटल 8 है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8 को 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टैटिक हैं, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन स्टैटिक है, ठीक है। अब नॉन स्टैटिक कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन कौन सी स्टैटिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम करके डिटेल बता देंगे, बस समझ में आ जाएगा आराम से। उसके बाद वॉइस नरेशन डिग्री में चलेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चलेंगे, नेगेटिव वगैरह में, ठीक है। तो आज तक के यहीं तक के रहने छोड़ दिया जा रहा है। थैंक यू।